बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि जज काबिल एहतसाब है तो फिर हुकूमत भी काबिल एहतसाब है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। सरकारी वकील जज साहबान की जानिब से उठाए गए सवालात के जवाब देने में नाकाम नजर आते हैं। इस केस का इसी हफ्ते फैसला मुतवक्को है, जिसमें जजों के रिमार्क से अंदाजा होता है कि हुकूमत इस केस के हवाले से मुश्किलात से दो चार हो रही है। खुसूसन ERU के क़याम और इस पर शहजाद अकबर की तैनाती से मुतल्लिक सवालात का अभी तक अदालत को जवाब नहीं दिया गया। पीर के रोज़ केस में अहम मोड़ उस वक्त आया जब अदालत के सवाल पर कि क्या यह मुकदमा अदलिया की आज़ादी का है। हुकूमत के वकील बैरिस्टर फरोग नसीम ने तस्लीम कर लिया कि यह मुकदमा अदलिया की आज़ादी का भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि तस्लीम करते हैं कि एक जज पर सवाल उठे तो पूरे इदारे पर सवाल उठते हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी बेंच ने रेफरेंस से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत की। केस की समाअत के आगाज में जस्टिस काजी के वकील मुनीर मलिक ने तहरीरी जवाब अदालत में पेश कर दिया। बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा, मैं अदालत के सामने मिसकंडक्ट पर दलाइल दूंगा। मौजूद जज की फैमिली का हिस्सा उनकी अहलिया है। आर्टिकल 63 में अहलिया के जेर कफालत के हवाले से कोई तफरीक नहीं रखी गई। बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा कि बरतानिया में अहलिया की जानिब से बार को खत लिखने पर जज के खिलाफ कार्रवाई हुई। पाकिस्तान का आइन गैर जानिबदार है। आर्टिकल 209 में अहलिया को जेर कफालत या खुद कफील रखना बिला जवाज है। उन्होंने मजीद कहा कि किसी का अपने या अहलिया के नाम जायदाद जाहिर ना करना काबिल सजा जुर्म है। आर्टिकल 63 के तहत जायदाद जाहिर ना करने वाला रुकन असम्बली भी अपनी रुकनीत से महरूम हो जाता है। जज भी सर्वसत पाकिस्तान में आता है। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि फरोग नसीम साहब, क्या आपका मुकदमा यही है? जो दलाइल आप दे रहे हैं ये आपका मुकदमा नहीं है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आपका नुक्ता यह था कि मवाद कौंसिल के सामने आने के बाद बाकी चीजों की अहमियत नहीं रही। बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा, इफ्तिखार चौधरी केस का इतलाक मौजूदा मुकदमे पर नहीं होता। जुडिशल काउंसिल के शोकाज नोटिस को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन के पास आने वाले मवाद पर आज खुद कार्रवाई का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन नकाइस पर मबनी दरखास्त पर कार्रवाई कर सकता है। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि यह बताएं काउंसिल के सामने जज के खिलाफ आमदन से जायद जराए का मवाद क्या था। फरोग नसीम ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने साल 2008-2009 में बतौर वकील अपनी आमदन जाहिर की। किसी फोरम पर यह साबित करें कि अहलिया को जायदाद खरीदने के लिए जज ने पैसे दिए। फरोग नसीम ने अदालत में कहा कि मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ। 15 साल का हमारा इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा, एहतराम का रिश्ता बरकरार रहेगा, सब चाहते हैं कि इसका फैसला जल्द हो। बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा कि जज के मिसकंडक्ट को किसी कानून की खिलाफ वर्जी तक महदूद नहीं किया जा सकता। मौजूद जज और उनकी अहलिया दोनों ने लंदन में अपनी जायदादें जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा कि वजाहत देनी है कि प्रॉपर्टी खरीदी कैसे की, मगर आज के दिन तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हो सकता है कि अहलिया जेर कफालत हो, अहलिया को अपने वालिदैन से कुछ मिले, क्या वो बताना भी खावद की जिम्मेदारी है। जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क से किसी इमारत की बुनियाद गलत हो तो गलत ढांचे पर इमारत खड़ी नहीं हो सकती। बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा कि अहलिया के एहसास से आमदन से जायद है, यानी काजी फाइज ईसा की अहलिया के एहसास से उनकी आमदन से जायद है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिससे अहलिया के एहसास से आमदन से ज्यादा लगते हैं। अगर अहलिया के एहसास से आमदन से ज्यादा है तो इसका तयन किस फोरम पर किया जाएगा? क्या इस बात का इम्कान है कि FBR अहलिया से उनके जराए पूछ ले? बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा कि FBR पूछे और अहलिया जवाब दे तो केस खत्म हो जाएगा, या फिर सर्विस ऑफ पाकिस्तान के तहत यह जवाब खामद को देना है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि फिर इस बात पर इसरार क्यों कर रहे हैं कि जवाब काजी फाइज ईसा ही दे। बैरिस्टर फरोग नसीम ने बताया कि जज के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई काउंसिल कर सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आपका मुकदमा प्रॉपर्टीज की मलकियत से मुतल्लक है, किसी के रहने सहने के अंदाज का मुकदमा आपका नहीं है। रेफरेंस में मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज की मुंतकिली की बात की गई है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि सदारती रेफरेंस के इल्जामात का जायजा जुडिशल काउंसिल को लेना है। इस मुकदमे में 9 माह गुजर चुके हैं। बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा कि यह नहीं हो सकता
कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान के मुलाजिम के बच्चे लग्जरी गाड़ी चलाएं। उनका मजीद कहना था कि अगर 1969 का कानून इतना बुरा था तो 18वीं तरमीम में पार्लियामेंट उसे खत्म कर देती। तो हुकूमती वकील बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा कि भारत में 6 लाख रुपए की वजाहत न देने पर जज को घर भेज दिया गया। इसी मुकदमे की बुनियाद पर भारत में अदालती तारीख रकम हुई, जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए कि भारत में जज के खिलाफ कार्रवाई के वक्त मुकम्मल मवाद पेश किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या जज साहब एफबीआर से अपनी अहलिया का टैक्स रिकॉर्ड ले सकते हैं। अगर एफबीआर राजदारी की वजह से जज को उनकी अहलिया का रिकॉर्ड नहीं देगा तो जज इंजबाती कार्रवाई का सामना कैसे करेगा। अगर एफबीआर शोहर को अहलिया के गोशवारे या टैक्स मालूमात देने से इनकार कर दे तो फिर रास्ता क्या होगा। समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज इसा की जानिब से उनके वकील मुनीर मलिक ने हुकूमती मौक़िफ़ पर अपना जवाब जमा कराया। जस्टिस काजी फाइज इसा ने अपने तहरीर जवाब में कहा कि हुकूमत ने मेरे अहले खाना की जासूसी करके जायदादों की मालूमात हासिल की। शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा ने अदालत को अपने पहले मौक़िफ़ के जरिए गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने अदालत को गुमराह करने पर माफ़ी मांगने की बजाय 14 माह बाद एक नया मौक़िफ़ अपना लिया है। फरीकैन की जानिब से नया मौक़िफ़ 1 जून और 6 जून को जमा कराई गई दस्तावेज़ात में अपनाया गया है। नए मौक़िफ़ के मुताबिक मेरे अहले खाना की जायदादें वेबसाइट के जरिए तलाश की गई। तो फाजिल जज ने कहा कि जायदादें दर हकीकत जासूसी के जरिए ढूंढी गई। जायदादों और उनकी मलकियत की तलाश आम वेबसाइट से मुमकिन ही नहीं है। इसके लिए माली अदायगियों समेत मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। अगर हुकूमत ने जायदादों को गूगल सर्च इंजन के जरिए तलाश किया है तो इसके दस्तावेजी सबूत फराहम किए जाए। हुकूमत सर्च इंजन को अदायगी की तफसीलात फराहम करेगा। अब इस केस की समाअत मंगल के रोज दोबारा होगी। हसन निसार गुफ्तगू कर रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी और दीगर चीज़ों के ऊपर। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, एनालिस्ट है, ज़रा उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। वॉच हसन निसार। तो हुकूमत पर अवाम का एतमाद दिन ब दिन कम होता दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है कि हालात में कोई बेहतरी आएगी? नहीं, वो ट्रस्ट तो पता नहीं, आई डोंट नो। हम जैसे लोगों का था, एक आइडियलिज्म था, एक रोमांस था, लेकिन मैं अब इस नतीजे पर पहुंचा हूँ शेडिया के जब तक इस मुल्क में कम अज कम 15 से 20 साल का रोड मैप दे के लोगों को ये नहीं बताया जाता कि पहले 5 साल में ये, अगले में ये, अगले 5 साल में ये, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मामला कोई भी हुकूमत संभाल सकेगी। ये बाजीगरों की तरह सौदा। देखो, बात सुनो, नया जो बंदा, नई टीम आती है, 5 साल तो उसको लग जाते हैं मामलात को समझने में। ये एक्सपेक्ट करना है कि कोई आएगा और 5 हो, ये नहीं होना। पूरी तारीख हमारी सामने। और एक और बात मैं आपको बताऊं, ये लोगों को शायद बात नागवार गुजरे, 15 से 20 साल का रोड मैप, देयर इज नो शॉर्टकट। मेरी कब्र पे जूते मारना अगर यह बात गलत साबित हो, मुआवजा भी नहीं हो सकता। कभी कहते हैं कि जमहूरियत ने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया, और कभी ये फरमाते हैं कि हाँ साहब को सीखने के लिए 5 साल चाहिए या 15-20 साल चाहिए। तो लगता यूँ है कि खान साहब को जो लोग इक़्तिदार में लाए थे, अब वो खुद खान साहब के लिए किसी एनआरओ की तलाश में है। यानी जिनको सिमत का पता नहीं, पॉलिसी का अंदाज़ा नहीं, अगर कहीं से कोई पॉलिसी हत्थे चढ़ भी जाए तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो उन्हें आप 15 छोड़े 20-25 साल दे दें, वो कुछ नहीं कर सकते। तो जिन तेलों में तेल ही नहीं, तो उनसे तेल निकालने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये ऐसे ही है जैसे किसी तीसरी नस्ल से आप बच्चों की पैदाइश की तवक्को रखें। तो मसला ये कि इन लोगों के लिए बात हजम करना मुश्किल हो रहा है कि जिनकी वो हमायत करते रहे हैं, वो दरअसल नालायकों का टोला है, एक हजूम है जो अवाम पर मुसल्लत होकर बैठ गया है। मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातों ने जब इस बात पर इत्तफाक किया था, एक पूरी हिस्ट्री को देखते हुए, कि वो एक दूसरे को गैर जमहूरी तरीके से गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कि जमहूरियत अगर 15-20 साल चलती रहेगी तो उसमें बेहतरी आ जाएगी, बहुत सी चीज़ें सीधी हो जाएंगी। इसीलिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया गया। तो फिर मुल्क भर में शोर मचा दिया गया कि सियासतदानों ने मुकम्मल कर लिया है और तेरी मेरी बारी हो गई है। तो फिर एक नई जमात तैयार की गई। अब उस जमात से भी डिलीवर नहीं हो पा रहा, तो उनके लिए भी 100 बहाने ढूंढे जा रहे हैं, उनके लिए भी एनआरओ तलाश किए जा रहे हैं।
देखिए, बड़ा आदमी वो होता है जो अगर गलती करे और अपनी गलती का एहसास करे, गलती मान ले, तो बड़ा आदमी होता है। और छोटा आदमी वो होता है जिसे ये पता होता है कि उससे गलती हो गई, लेकिन इसके बावजूद वो उसकी गलती की तौजीहात पेश करता रहे, गलती ना माने, तो फिर वो छोटा आदमी होता है। अयाज अमीर साबिक रुकने कौमी असम्बली भी हैं और तजिया निगार भी हैं, बड़े अच्छे कॉलमिस्ट हैं, थिंक टैंक का एक अहम हिस्सा है। देखते हैं कि वो हुकूमत की कारकर्दगी को किस एंगल से देख रहे हैं। वॉच दिस। टैक्स हुकाम हमसे पूछे नहीं। मियां नवाज शरीफ ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी की जब ये हुक्म दिया कि जो आप करें वो जो है जो फाइल करें, टैक्स अथॉरिटीज आर ओब्लाइज के मनवान उसे तस्लीम करें। ये सबसे बड़ी डिमांड थी। चुंगियों से थोड़ा बहुत पैसा आता था, चुंगियों की आमदन खत्म कर दी। एस्टेट ड्यूटी लगती थी, थोड़ी सी आमदन आती थी, यक जुम्बिश कलम एस्टेट ड्यूटी खत्म कर दी। कुछ उनको एक फ्री फॉर ऑल मिला और बोला। आप इन दो रविशों से अग्री करें या डिसअग्री करें, पर ये थी तो सही, और ये रिप्रेजेंट करती थी मुल्क के मुख्तलिफ तबकात की थिंकिंग। इनके बक्से में कुछ ना कुछ था। 40 साल बाद वो पॉलिसीज जो है अपना जोर खो बैठी हैं, वो एग्जॉस्ट हो गई हैं। इनसे तवक्को की जा रही थी जो आज बैठे हैं कि ये फ्रेश थिंकिंग लेकर आएंगे। इनकी तजोरी में कुछ है ही नहीं। ये आइडियोलॉजिकली या पॉलिटिकली या थिंकिंग के लिहाज से बैंकरप्ट, इनके पास कुछ नहीं है। इनको जो है इनपुट कहीं और से आ रही है, और जो इनपुट इनको आ भी रही है उसकी भी ये सही तर्जुमानी नहीं कर पा रहे। इसलिए कभी यहां जाते हैं, कभी यहां। आप नवाज शरीफ के बारे में कह सकते थे यार, चाहे हम उससे एग्री करते हैं, यानी सिमत ये है। भुट्टो साहब से एग्री करते हैं या नहीं करते, पर यह सिमत है। आप पूछें कि इमरान खान की सिमत क्या है, आपको मेरे ख्याल आसानी से जवाब नहीं मिलेगा। देखिए, अब भी जिन्हें हुकूमत की सिमत समझ नहीं आ रही, या तो वो भोले बादशाह हैं या भोलपन का ड्रामा कर रहे हैं। आज सी पैक सिर्फ कागजों तक रह गया है और बयानात तक महदूद हो गया है। मुल्क की तारीख में ग्रोथ रेट पहली बार नेगेटिव हो चुका है। सनतें तबाह हो चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही। कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें तरक्की नज़र आ रही हो। ग्वादर, जिसे साउथ एशिया की सबसे बड़ी पोर्ट बनना था, वहाँ एक आध जहाज के लैंड करने पर या आने पर पोर्ट पर कामयाबी के डंके बजाए जा रहे हैं। तो हमारे उन दोस्तों की तरह जो 5000 का क्लीन 500 में फ़रोख्त करके चलते बनते हैं, इसी तरह हम भी रेट गिराकर बड़े खुश हैं। तो अभी भी सिमत का तयन नहीं है। अभी भी किसी को ये समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। जिन इदारों को खिसारों से निकालना था और ये दावे किए गए थे कि हम उन इदारों को चला लेंगे, रिफॉर्म्स करेंगे, अब उनका खिसारा दुगना हो चुका है। ये मिला है हमें। रिफॉर्म्स का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। फिर भी कोई समझता है कि हमें सिमत का इल्म नहीं है, हुकूमत को सिमत का इल्म नहीं है। वो खुद को धोखा दे रहा है, वो कौम को भी धोखा दे रहा है। तो असल सिमत जो कि नजर आ चुकी है कि खुद भी कुछ नहीं करना और किसी और को भी कुछ नहीं करने देना, यानी ना खेड़ांगे न खेड़न देंगे। तो इससे बेहतर स्ट्रेटेजी और क्या हो सकती है। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दोस्त मोहम्मद फैजी कोरोना वायरस के बाद इंतकाल कर गए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रज़ा भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गई है। कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आने पर सूबाई वजीर ने खुद को अपने घर में करंतना कर लिया है। डायरेक्टर जनरल अफगान ट्रांसमिट पाकिस्तान कस्टम्स जाहिद खोकर कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। वो कस्टम अफसर ग्रुप के सीनियर तरीन अफसर थे। स्मार्ट लॉकडाउन हिकमत अमली के तहत मुल्क भर के 20 मुकामात को मुकम्मल बंद करने का फैसला कर लिया गया है। NCOC की जानिब से कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, सवात, खैदराबाद, सक्कर, सियालकोट, गुजरात, घोटकी और लाड़काना के मुख्तलिफ मकामात को कोरोना हॉटस्पॉट करार दे दिया गया है। तर्जमान नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक खैरपुर, DG खान, मालाकंड और मर्दान के मुख्तलिफ इलाके भी कोरोना से बहुत ज़्यादा मुतासर करार दिए गए हैं, जबकि इस्लामाबाद में G9, 2 और 3 सील कर दिए गए। कराची की कंपनी में भी 300 से ज़ायद केसेस आने पर उसे सील कर दिया गया है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में I8, I10, गौरी टाउन, बाराकू,
G6, G7 में भी नए हॉटस्पॉट बन गए। इन नए हॉटस्पॉट की मॉनिटरिंग जारी है जो कभी भी सील किए जा सकते हैं। मुल्क भर में आज कोरोना से मजीद 66 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 2729 हो गई है, जबकि नए केस सामने आने के बाद मरीजों की तादाद 1,44,478 हो गई है। अब तक पंजाब में कोरोना से 1031, सिंध में 831 अफराद, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 675 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इसके अलावा बलोचिस्तान में 85, इस्लामाबाद में 78, गिलगित बल्तिस्तान में 16 और आज़ाद कश्मीर में 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क भर में अब तक कोरोना के मजीद 2215 केसेस और 66 अमवात सामने आई, जिनमें से 1537 केसेस पंजाब में हुए हैं और पंजाब में मजीद 62 अफराद जाँ बहक हुए हैं। और कोरोना का फैलाव बढ़ने से कल से लाहौर के भी कुछ अहम इलाके सील करने का फैसला कर लिया गया है। हुकूमत पंजाब के मुताबिक कल रात 12 बजे से लाहौर के मुतअद्दिद इलाके सील कर दिए जाएंगे, जहां कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद की शरह बहुत ज़्यादा है। इन इलाकों में लाहौर का मज़ाफ़ाती और गुंजान आबादी वाला इलाका, शाहदरा, शुमाली लाहौर के कुछ इलाके जिनमें शादबाग और उनसे मुल्का एरिए, अंदरूनी शहर की बहुत सी गलियां, कैंट का इलाका, वाल्टन कॉलोनी, इलामा इकबाल टाउन के गुंजान आबाद इलाके और गुलबर्ग की कच्ची बस्तियों को सील कर दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने इसकी तफसीलात बताते हुए कहा, और वायरस वो इस बंद करने के बाद इसे रोक सकें, वो है शादरा। कुछ इलाके शादरा के हैं, हमारी वॉल्ड सिटी के कुछ इलाके हैं, मुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके कैंट के हैं, निश्टर टाउन तकरीबन सारा ही, अलामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज़्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। और इसे वी आर गोइंग टू क्लोज इट फॉर मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है, लेकिन इस दौरानिया में मुसलसल इसका जायज़ा किया जाएगा। अगर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही हुई तो फिर सोचेंगे कि उसको टाइम से पहले खोलें, वरना ये 15 दिनों के बाद इस इलाके में मज़ीद काम की इजाज़त मिलेगी। ज़राए का दावा यह कि हुकूमत पंजाब ने पूरा लाहौर सील करने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज़ लाहौर में पाए जा रहे हैं, लेकिन इस दरख्वास्त को वफाकी हुकूमत ने नहीं तस्लीम किया। लाहौर के खास करदा वो इलाके जो गुंजान आबाद इलाके हैं, जहाँ गुंजान आबादियाँ हैं, तंग गलियाँ हैं, खुसूसन कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। इसके अलावा बड़ी मार्केटों में भी SOPs की खिलाफ वर्जी को बुनियाद बनाकर लाहौर को सील करने का फैसला कर लिया गया था, लेकिन इसकी इजाज़त नहीं मिल सकी। तो अब स्मार्ट लॉकडाउन के तहत कुछ इलाके सील किए जा रहे हैं। यास्मीन राशिद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद और क्या बताया। एक जो मुसलसल कई दफ़ा मुझे बहुत ही अफसोस होता है, टीवी पे मुसलसल चल रहा होता है, हर बंदा एक्सपर्ट है, हुकूमत फेल हो गई है कंट्रोल करने में। मकसद ये है कि अगर तो वाकई हुकूमतें फेल हो गई हैं तो पूरी दुनिया की हुकूमतें फेल हो गई। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये एक वायरल, मुझे ये भी अफसोस होता है कई दफ़ा कि हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान का किया जाता है न्यूजीलैंड और ताइवान से कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया। पूरी न्यूजीलैंड की आबादी जो है वो आधे लाहौर से भी कम है, यानी अगर 50-55 लाख की आबादी है तो आधा लाहौर बनता है। इट्स एन आइलैंड, और ऐसी जगह पे नेचुरली वबा को कंट्रोल करना आसानी थी एज कम्पेयर टू हमारी जैसी गुंजान आबादियाँ। इसे कहते हैं उज़रे गुनाह बदतरस गुनाह। मसला ये नहीं कि न्यूजीलैंड छोटा मुल्क है और लाहौर उससे बड़ा शहर है। पंजाब की इंतजामिया न्यूजीलैंड की पूरी इंतजामी मशीनरी से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हमारा मसला ये है कि हमने अपने 3 बड़े शहर कराची, इस्लामाबाद और लाहौर, अगर इनको महफूज कर लिया होता, इनको बचा लिया होता, तो आधा मुल्क इस वक्त महफूज होता, क्योंकि इन 3 शहरों की आबादी अच्छी खासी है। लेकिन इस वक्त भी 75% लोग इन्हीं तीनों शहरों में से निकल रहे हैं। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद कोरोना वायरस का गढ़ बन चुके हैं। शहरी इलाकों के लोग पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें भी इतना कंफ्यूज कर दिया गया कि इन्होंने भी एहतियात का दामन हाथ से बिल्कुल छोड़ दिया। अब हुक्मरान जमात न्यूजीलैंड और ताइवान की मिसालों से तो सख्त तकलीफ में है, लेकिन खुद हिंदुस्तान से मुकाबला करते फिर रहे हैं। यानी वहां भी हुक्मरानों की नालायकी का लोग रोना रो रहे हैं।
कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत ने अपना बेंचमार्क अमेरिका और भारत को मुकर्रर कर रखा है, लेकिन चीन या जर्मनी या फिर साउथ कोरिया या सऊदी अरब, इनको क्यों बेंचमार्क मुकर्रर नहीं किया गया जहां वबा पर कंट्रोल कर लिया गया है? तो हुक्मरान जमात को तनकीद से तो तकलीफ हो रही है, लेकिन जो लोग मर रहे हैं, जो मर्ज का शिकार हो रहे हैं, उनकी तकलीफ का एहसास नहीं है। बजट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी। वॉच दिस। आ सके अगर आप लोग होते तो इस सिचुएशन में क्या कर लेते? ऐसा क्या हो सकता था? देखिए, इस सिचुएशन में आपको, चूंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लेने पड़ते, और उसका अभी भी तकरीबन 4000 अरब जो है आपको अजाफी यहाँ डेट लेना पड़ेगा, यानी कर्जा जो है पाकिस्तान का 4000 अरब से कुछ ज़्यादा बढ़ेगा, और तवक्को ये है कि रेवेन्यू पूरे नहीं हो तो और भी बढ़ेगा। तो ऐसे मौके पर कम से कम आप बजट को ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते। मैं ये समझता हूँ कि 5 से 8 हज़ार अरब के नए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं पाकिस्तान में शुरू कर देने चाहिए। पाकिस्तान को ज़रूरत भी है, वो शुरू कर दें। ये सारा पैसा एक साल में नहीं चाहिए होता, ये पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है। आप डेट भी लेकर करेंगे, उसमें बहुत से दुनिया के इदारे आपकी मदद भी करेंगे। आप ये प्रोजेक्ट शुरू कर दें, उससे इकॉनमी को स्टिमुलस मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर को भी मिलेगा, पब्लिक सेक्टर को भी मिलेगा, ग्रोथ भी आएगी, जॉब्स भी होंगे, कारोबार भी बढ़ेगा। यही वाहिद तरीका था। ये तो हुकूमत खुद कह रही है कि 2.1% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, और IMF तो नेगेटिव ग्रोथ की बात कर रहा है। तो इसलिए ये IMF तो -1.5। जी, मैं ये कह रहा हूँ ना कि जब नंबर्स आपस में ना मिलते हो तो किसकी बात मानेंगे। लेकिन ये 2.1 भी एक्चुअली नेगेटिव ग्रोथ है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आप 2.4 पॉपुलेशन की। देखिए, बड़ा आसान तरीका था। बजट से पहले ये हुकूमतें करती रही हैं कि बजट से पहले हुकूमत सब लोगों को बिठाती है, स्टेक होल्डर से सजेशन लेती है, उनके साथ मिलकर बजट बनाती है। ये माजी में हमने देखा, और अब भी हुकूमत ये काम करती तो मामला सीधे हो जाते। लेकिन जो खुद को अकले कुल समझते हों, वो दूसरों की तजावीज़ पर क्यों कान धरेंगे, जिनका एजेंडा और मंशूर और नज़रिया ये है कि तरक्याती कामों का मतलब ही वोटर और सपोर्टर को खुश करना है और उसमें से माल कमाना है। तो फिर उन्हें इस बात की समझ कैसे आएगी कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट होती क्यों है, हुकूमत का एक प्रोजेक्ट किस तरह रोज़गार के मौके पैदा करता है, और किस तरह इससे मईशत का पहिया चलता है। जब पैसा घूमता है, गर्दिश में आता है, तो सिर्फ लोगों की जेबों में नहीं जाता, घूम फिर कर हुकूमत के पास वापस आता है। बदकिस्मती से उस पर सुर्ख दायरा लगा दिया गया है, और इस बार पहले से ज़्यादा मुश्किल हालात हैं। अगर कारोबारी तबका और सरमायाकार मिलकर बजट बनाते, यानी हुकूमत के साथ मिलकर उनके सजेशन से बजट बनता, तो उनकी मायूसी कम हो जाती, स्टेक होल्डर पर जिम्मेदारी डाली जाती, तो 100 रास्ते निकाले जा सकते थे। लेकिन जहां ये तासरों का बजट भी कहीं और से बनकर आता है और IMF की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो वहां आप क्या कर सकते हैं सिवाय गर्म और ठंडी आहें भरने के। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और आम खबर ये है कि अमरीकी खातून जिसने पीपल्स पार्टी की क़यादत पर बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए, सिंथिया रिची, बिलाखिर उसके खिलाफ FIA को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय। मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं, और नैब ने सुलेमान शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल से रजू करने का फैसला किया है। इस खबर पर मुमताज़ वकील हैं बैरिस्टर साद रसूल, और वो क्या कहते हैं देखते हैं इख्तिलाफी नोट में से लेंगे। लेकिन आपके जाने बाने से पहले साद आपसे सवाल, आपको क्या लगता है हुकूमत किस हद तक कामयाब हो सकती है सलमान शहबाज को वापस लाने में? देखिए, सबसे पहले तो मैं हबीब साहब की बात से बड़ा सरप्राइज्ड हूँ, इस वजह से कि चले सियासी मामला तो जो होगा सो होगा, और इसके अंदर सियासत जरूर सियासत का भी असर है, लेकिन कोई इमरान खान का ये सियासी मामला थोड़ी है कि टीटीज लग के
चीफ मिनिस्टर हाउस से जारी है इंग्लैंड। इमरान खान का कोई सियासी मामला है कि एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। इमरान खान का सियासी मामला है कि ऑफशोर कंपनीज जो बनी हुई थी वो डिक्लेयर नहीं की गई। इमरान खान का सियासी मामला है कि जो शुगर के ऊपर सब्सिडीज दी गई थी वो ऐसी कंपनीज ने दी थी जो शुगर बनाई नहीं रही थी। तो बहुत सारे मैटर्स इस तरह के हैं जो कि सियासी हमने बना दिए हैं, लेकिन उनके बहुत ही लीगल और कानूनी पहलू हैं। हाँ, क्या इन कानूनी पहलू को नैब प्रूव कर सकेगी? क्या वो इनके ऊपर मौसर कार्रवाई कर सकेगी? ये एक मुख्तलिफ सवाल है। लेकिन जो दस्तावेजात इस वक्त सामने आई हैं उनको सियासत से हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। कुछ कानूनी पहलू हैं जिसकी या परसूंस हम ठीक करेंगे अपने कानून के निज़ाम में, या इसहाक डार साहब के केस की तरह इसको परसू किया जाएगा और उसके अंदर से कुछ नहीं निकलेगा। देखिए, एक तासुर ये है कि शहबाज शरीफ टूट नहीं रहा, ना हमजा शहबाज की गिरफ्तारी उसे भाई से बेवफाई पर आमादा कर सकी है, ना खुद वो अपनी गिरफ्तारी के डर से सर झुकाने पर तैयार है। अब तीसरा अटैक उन पर सुलेमान शहबाज को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करने की कोशिश से हो रहा है। तो हालात को अगर आप बारीक बीनी से देखें तो इस वक्त शहबाज शरीफ एंड फैमिली वो ज़्यादा दबाव में है। नवाज शरीफ तो हर किस्म के दबाव से निकल चुके हैं। मरीम नवाज ने भी खामोश रहकर अपनी मुश्किलात कम कर ली हैं, जबकि बज़ाहिर ये लगता है कि इस वक्त सारा फोकस, सारा नज़ला शहबाज शरीफ पर गिरा हुआ है। सुलेमान शहबाज को गिरफ्तार करके लाना बज़ाहिर मुमकिन नहीं है, क्योंकि बरतानवी हुकूमत के साथ ऐसा कोई मुआहदा नहीं है और ना इंटरपोल वहाँ जाके इंटरवीन करती है, वरना अल्ताफ़ हुसैन और इसहाक डार को कब का गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जा चुका होता। तो एक तरफ तो ये तासुर है कि शहबाज शरीफ पर ही सबसे ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है और उन पर ही उनके खिलाफ ही सबसे ज़्यादा कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ ये भी मौक़िफ़ है कि दबाव का महज तासुर है, असल में नूरा कुश्ती हो रही है, वरना हमजा शहबाज पर मुकदमा चल चुका होता। लेकिन एक और सवाल ये कि नैब उन पर तो करप्शन साबित नहीं कर सका, जो नैब की तहवील में महीनों से कैद हैं या कैद में रहकर अब जमानतों पर बाहर आ चुके हैं। तो फिर सुलेमान शहबाज को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करना या गिरफ्तार करने का गिरफ्तारी की ख्वाहिश जाहिर करना, ये भी ट्रक की एक और बत्ती के सिवा और क्या हो सकता है। और ज़फ़र मिर्ज़ा मुशीर सेहत गुफ्तगू कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से जो हुकूमत इक़दाम कर रही है, उन इक़दाम में ताख़ीर की वजह क्या है। तो सुनते हैं ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को। लोगों पे जुर्माना लगाएंगे, सख्ती करेंगे, जब बाजारें खुले हुए 1 महीना हो चुका है और शदीद इंतहाई एसओपीज की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। हम हर चीज में ताखीर से क्यों फैसले कर रहे हैं? यही आज जो मैसेज आप दे रहे हैं कि हम सजा देंगे, हम बंद कर देंगे, हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, 1 महीने पहले क्यों नहीं किया जब यह फैसला किया गया कि हम बाजारें खोलने जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने जा रहे हैं? जी देखें, जो आपने ये बात की, अगर तो आप लिस्ट करना शुरू करें ना कि मुख्तलिफ ममालिक ने क्या क्या हिकमतें अमलियाँ अपनाई, तो वो तो चांदे की हैं, लेकिन कैसे अपनाई इसका हर मुल्क का अपना एक तरीक़ाकार था, जिसमें कि आपके हमसाया मुल्क है आपके साथ इंडिया, उन्होंने किस तरह लॉकडाउन किया और खोला। हर मुल्क का एक तनाजुर होता है, उसमें लीडरशिप बैठ के मजमूई तौर पे चीज़ों को देखती है, सिर्फ बीमारी को नहीं देखती, और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इज्तिमाई दानिश में जो चीज़ बेहतर लगती है उसके ऊपर फ़ैसला किया जाता है। यही पाकिस्तान में हुआ एंड वी स्टैंड बाय व्हाट वी हैव डन। आवर प्राइम मिनिस्टर इज़ सेइंग फ्रॉम द बिगनिंग कि ये सूरत हाल जो है केसेस की बढ़ेगी भी, और जाहिर है कि उसका जो फॉल आउट है वो भी होगा, और हमने इसके साथ साथ अपने चीज़ों को, किन किन चीज़ों को बेहतर करना है, कौन कौन सी चीज़ें अपनानी हैं। यहाँ तो देखिए, सवाल चना जवाब गंदम। मुशीर सेहत भी कौम को ये बताने में नाकाम हो रहे हैं कि हम हर फैसला उस वक्त ही क्यों करते हैं जब पानी सर से गुजर चुका होता है। जब लॉकडाउन किया उस वक्त खान साहब ये कहते रहे कि लॉकडाउन को नहीं मानते या वो लॉकडाउन नहीं चाहते, जबकि कोरोना आया तो कौम को ये तासुर दिया जा रहा था कि कोरोना सिर्फ फ्लू है। खुद खान साहब ने किसी प्रेस ब्रीफिंग में मास्क नहीं पहना, तो फिर कौम मास्क क्यों पहनती? लीडर का रवैया और किरदार ही कौम को लीड करता है, रहनुमाई करता है। न्यूजीलैंड ताइवान की मिसालें दे तो लोग नाराज़ होते हैं, खुद इंडिया की मिसालें देते फिरते हैं, यानी वहाँ भी तो वैसे ही हुक्मरान है और इसी तरह के फैसले कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं। वहाँ कौन सा रस्तू बैठे हैं? हुकूमत की सारी रिसर्च दूसरे मुल्कों के तरीक़ेकार के बारे में कि वो क्या कर रहे हैं, खुद अपनी कोई सोच नहीं।
ये अपनी कोई रिसर्च नहीं। आज अवाम को SOPs पर अमल ना करने पर सजाओं और जुर्मानों की धमकी दी जा रही है, जबकि हमारे डॉक्टर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कौम को बता रहे थे कि खुदा का वास्ता सेफ्टी मेजर लिए बगैर आप लॉकडाउन ना खोलिएगा, वरना हम सूरत हाल को नहीं संभाल सकेंगे। तो सेफ्टी मेजर क्या थे? उस वक्त मास्क पहनाना था, उस वक्त लोगों को सैनिटाइजर की अहमियत समझानी थी, और उस वक्त बाजारों में रश नहीं लगाना था। तो डॉक्टरों की एक नहीं सुनी गई। और अब जस्टिफिकेशन ये है कि चूंकि दुनिया में लोग मर रहे हैं तो हमारे यहाँ भी मर रहे हैं, इसमें कौन सी नई बात है। मगर फर्क सिर्फ ये है कि वहां मरने वालों को ये पता है कि वो क्यों मर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ तो ये शऊर दिया ही नहीं गया। तो पहले लोग हुक्मरानों पर यकीन नहीं करते थे, फिर हुक्मरानों ने मीडिया को इतना गंदा किया, इतना डिस्क्रेडिट कर दिया कि अब लोग मीडिया की बात पर भी यकीन नहीं करते। तो स्टेट ने अपने वो हथियार ही ज़ाया कर दिए जिनसे जंगें लड़ी जाती हैं, कौम के मोराल हाई किए जाते हैं। तो फिर ये जंग कैसे जीती जा सकती है? तो हमारा और दूसरे मुल्कों का फ़र्क ये है कि दूसरे मुल्कों के मीडिया पे लोग बिलीव कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो ना हुकूमत पे किसी को यकीन है ना मीडिया पे कोई यकीन कर रहा है। और इस्लामाबाद की अदालत ने FIA को अमरीकी शहरी संथिया डी रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान ने पीपल पार्टी इस्लामाबाद के सदर शकील अब्बासी की जानिब से मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। अमरीकी शहरी संथिया डी रिची के खिलाफ एक और भी दरख्वास्त दायर की गई है। ये दरख्वास्त एक शहरी की जानिब से दायर की गई, जिसमें इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने FIA से जवाब मांग लिया गया। अदालत ने अपने तफसीली फैसले में कहा है कि संथिया डी रिची की जानिब से सोशल मीडिया पर जो ट्वीट किया गया उस ट्वीट से वो इनकार नहीं करती। तो इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के पीका एक्ट के तहत जुर्म का इर्तिकाब हुआ है, तो FIA कानून के मुताबिक तफ्तीश करे और इसका मुकदमा दर्ज करे। तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया है कि FIA इंक्वायरी करे और अगर इंक्वायरी के बाद काफ़ी शवाहिद मौजूद हो तो FIR दर्ज कर ली जाए। अदालती फैसले में तहरीर किया गया कि 12 साल बाद बेनज़ीर भुट्टो को बदनाम करने के लिए जो इंकशाफात किए गए वो बज़ाहिर बदनीयती पर मबनी है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की साबिक़ वज़ीर आज़म और लाखों लोगों की कायद थी। तहरीरी फैसले में कहा गया कि बेनज़ीर भुट्टो के फॉलोअर्स को मुतासरा फ़र्द के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है। तो पीका एक्ट जो तशरीह की जाती है, पीका एक्ट होता है, उसके मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी का ज़िलाई सदर भी मुतासरा फरीक है, तो उनकी दरख्वास्त पर यह मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। अमरीकी शहरी की जानिब से नासिर अजीम खान अदालत पेश हुए थे और फिर उनकी जानिब से अदालत में FIA, PTA और संथिया रिची के वकील तीनों ने कहा था कि मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त जो मौक़िफ़ यानी वो मुस्तरद की जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि FIA में सिर्फ मुतासरा शख्स ही दरख्वास्त दे सकता है। और ये भी कहा गया कि संथिया रिची ने जो बेनज़ीर भुट्टो से मुतल्लिक ट्वीट किया था जिसे अदालत में पेश किया गया, वो ट्वीट ओरिजिनल नहीं है बल्कि जाली है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ट्वीट को दुरुस्त मान भी लिया जाए तो ये साइबर क्राइम नहीं है बल्कि बदनाम करने पर हद तक इज्जत का एक मुकदमा बनता है। तो वकील ने अदालत को घुमाने की बड़ी कोशिश की। तो वकील ने अदालत को यह भी कहा कि मुकदमे के अंदराज का फौरन दुरुस्त नहीं है, इस पर हर्जाने का दावा करना चाहिए। यानी FIR जो साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा नहीं होना चाहिए बल्कि हर्जाने का मुकदमा होना चाहिए। ये इल्जाम सोशल मीडिया पर लगे थे, जबकि डिप्टी डायरेक्टर FIA ने अदालत को बताया कि FIA सिर्फ इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई की पाबंद है। अगर गैर कानूनी गेटवे एक्सचेंज सामने हो तब भी सिर्फ PTA की शिकायत पर कार्रवाई के पाबंद है। तो डिप्टी डायरेक्टर FIA ने यह भी कहा था कि FIA कानून के मुताबिक सिर्फ मुतल्लका शिकायत कुरंदा की दरख्वास्त पर ही कार्रवाई की पाबंद है। PTA ने भी मौक़िफ़ इख्तियार किया था अदालत में। PTA ने कहा था कि PTA के पास मुतनाज़ा वेबसाइट को ब्लॉक करने या उसे हटाने के इख्तियार तो हैं, लेकिन मुकदमा दराज की दरख्वास्त से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमें क्यों फरीक बनाया गया। तो संथिया के वकील ने अदालत में कहा था कि मामला 2011 में ज़्यादती और जिनसी हरासगी से शुरू होता है। उन्होंने ये भी कहा था कि 2011 में ईवान सदर में संथिया रिची के साथ रहमान मलिक ने ज़्यादती की थी, यूसुफ रज़ा गिलानी ने उन्हें जिनसी हरासा किया और 2011 में वाशिंगटन DC को उन्होंने आगाह कर दिया था। यानी संथिया रिची ने वाशिंगटन DC को बता दिया था कि उनके साथ क्या कुछ हुआ, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन वकील ने अदालत में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया। फिर उन्होंने ये कहा कि संथिया डी रिची ने पाकिस्तान के इमेज बनाने में 11 साल लगाए और ब्लॉग्स लिखे, जबकि अब उन्हें हरासा किया जा रहा है। तो इसका भी जवाब दिया जा सकता है आसानी से
कि अगर ये इतना बड़ा केस था जिसमें उन पर इल्ज़ाम लगाए गए, तो फिर ये केस वाशिंगटन डीसी के भी नोटिस में था, तो उस वक्त क्यों नहीं मुकदमा किया गया, उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की, उस वक्त हुकूमत क्यों फ्रीक नहीं बनी, अमेरिका अपनी एक शहरी के साथ ज्यादती पर फ्रीक क्यों नहीं बना, ये सवाल होगा। संथिया के वकील ने अदालत में यह भी कहा था कि आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं कि मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त में मुलजम को नहीं सुना जा सकता। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था, जो कि आज सुना दिया गया है, और अब FIA को पाबंद किया गया है कि वो संथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, इनकी इंक्वायरी करें और इस बात का सुराग लगाए कि इन्होंने साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो पर संगीन इल्ज़ामात क्यों लगाए। अब चीनी के हवाले में आपको बताते हैं कि चीनी की कीमत जो है वो कम नहीं हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था और शुगर मिल एसोसिएशन के साथ एक मुआहिदा किया था कि अगर वो चीनी 70 रुपये की कर देते हैं तो फिर स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। आज अदालत में ये बताया गया जी कि चीनी तो 70 रुपये की हुई नहीं है, और जो हुकूमत के यानी इंतज़ामी लोग हैं वो छापे मार रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि हमने कीमत पुरानी दी हुई है 70 रुपये की से, यानी कीमत चीनी महंगी खरीदी गई है, पहले 79 या 90 रुपये की चीनी खरीदी गई है। आज दोबारा केस जब समाअत के लिए पेश हुआ तो फाजिल जज ने पूछा कि क्या चीनी 70 रुपये की बिक रही है, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल कहा जी अभी खतो खताबत जारी है, मार्केट में चीनी 70 रुपये की दस्तयाब ही नहीं है। तो फिर अदालत ने कहा कि बात ही खत्म हो गई, ये हुक्म इम्तना तो चीनी की कीमत कम करने से मशरूत था। अब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा तो क्या अदालती हुक्म इम्तना यानी स्टे ऑर्डर खत्म हो गया है? तो चीफ जस्टिस ने कहा जब मशरूत हुक्म इम्तनाई पर अमल नहीं हुआ तो हुक्म इम्तना कैसा, तो केस को परसों दोबारा सुन लेते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा जी जुम्मे को सुन ले, चीनी की कीमतों में तयन का मामला बड़ा अहम है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत इस तरह कीमतों का तयन तो नहीं कर सकती, ये तो एग्जीक्यूटिव का काम है। जिसके बाद तारीख समाअत 25 जून की बजाय 19 जून कर दी गई। अब जो मार्केट में लोग चीनी बेच रहे हैं वो कहते हैं जी हमने महंगी चीनी खरीदी है, सस्ती कैसे बेचें, जबकि शुगर मिल एसोसिएशन कहती है कि ये काम एग्जीक्यूटिव का है, हमने चीनी सस्ती फराहम कर दी है, अब हुकूमत ने कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसको ये उनका काम है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों तबसरों तज़कियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना और गिरदोनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।